हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ रेड बटन पर क्लिक कर लीजिए और हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि आप MPPEB ग्रुप 5 के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की PDF परचेज करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा। वहाँ पर कांटेक्ट करके आप PDF परचेज कर सकते हैं, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि क्वेश्चंस किस टाइप के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, पैटर्न कैसा रहता है एग्ज़ाम का। तो यहाँ पर हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग से रिलेटेड। यहाँ पर पूछा गया है इन्फ्लेमेशन ऑफ टिश्यूज सराउंडिंग द नेल इज नोन एज। यहाँ पर पूछा गया है कि नेल्स के सराउंडिंग जो टिश्यूज रहते हैं वहाँ पर यदि इन्फ्लेमेशन हो जाए तो उसे क्या कहेंगे। ऑप्शंस देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज क्लबिंग, ऑप्शन नंबर बी इज कोइलोनोकिया, ऑप्शन नंबर सी इज ऑन्क्योलाइसिस एंड ऑप्शन नंबर डी इज पैरानोकिया। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर डी पैरानोकिया। यदि जो नेल्स के सराउंडिंग टिश्यूज होते हैं वहाँ पर इन्फ्लेमेशन हो जाए तो उसे पैरानोकिया कहा जाता है। उसके बाद पूछा गया है ट्रैकिया इज लाइंड बाय। जो ट्रैकिया है वो कौन से जो है एपिथेलियम टिश्यूज के द्वारा बना हुआ होता है। ऑप्शन नंबर ए इज स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम, ऑप्शन नंबर बी इज क्यूबॉइडल एपिथेलियम, option number C is a simple columnar epithelium and option number D is pseudo stratified columnar epithelium। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर डी स्यूडो स्ट्रैटिफाइड कॉल्यूमिनर एपिथेलियम के द्वारा ट्रैकिया जो है ये बना होता है। उसके बाद पूछा गया है मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ डायफ्रेगमेटिक हर्निया इज। इनमें से जो है मोस्ट कौन से कॉमन टाइप का हर्निया है जिसे डायफ्रेगमेटिक हर्निया कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज बॉगडल्क हर्निया, ऑप्शन नंबर बी इज मोरगाग्नीज हर्निया, ऑप्शन नंबर सी इज हर्निया थ्रू द डोम्ड एंड ऑप्शन नंबर डी इज हाइटस हर्निया। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर डी हाइटस हर्निया। हाइटस हर्निया ऐसी कंडीशन होती है जिसमें ये जो स्टमक होता है ये डायफ्राम के जो है ऊपर साइड आउट पाउचिंग इसकी इस तरीके से जो है ऊपर की तरफ हमें दिखाई देता है, तो इसे हाइटस हर्निया कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम इन एडल्ट इज अबाउट। नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम एडल्ट का कितना रहता है। ऑप्शन नंबर ए इज 300 ml, ऑप्शन नंबर बी इज 500 ml, ऑप्शन नंबर सी इज 1200 ml एंड ऑप्शन नंबर डी इज 3600 ml। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी 500 ml। नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम 500 ml रहता है नॉर्मल एडल्ट में। उसके बाद पूछा गया है मॉन्टॉक्स टेस्ट इज द सेंसिटिविटी टेस्ट फॉर। मॉन्टॉक्स टेस्ट जो है कौन से डिसीज कंडीशन के लिए एज अ सेंसिटिविटी टेस्ट यूज़ किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज एड्स, ऑप्शन नंबर बी इज ब्रोंकियल अस्थमा, ऑप्शन नंबर सी इज एलर्जिक डिसऑर्डर एंड ऑप्शन नंबर डी इज ट्यूबरक्यूलोसिस। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर डी ट्यूबरक्यूलोसिस। मॉन्टॉक्स टेस्ट जो है ये ट्यूबरक्यूलोसिस के लिए सेंसिटिविटी टेस्ट करने के लिए परफॉर्म किया जाता है। उसके बाद पूछा गया है कॉजेटिव एजेंट ऑफ फार्मर्स लंग इज। फार्मर्स लंग के लिए जो है कौन सा कॉजेटिव एजेंट रहता है। ऑप्शन नंबर ए इज थर्मोफिलस एक्टिनोमाइट्स, ऑप्शन नंबर बी इज पेनिसिलम ग्लैब्रम, ऑप्शन नंबर सी इज राइजोपस एंड ऑप्शन नंबर डी इज एस्पार्गिलस।
यहाँ पर जो फार्मर्स लंग के लिए कॉजेटिव एजेंट है दैट इज थर्मोफिलस एक्टिनोमाइट्स। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है फीवर, हेडेक एंड न्यूशल रिजिडिटी आर कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स सीन इन। यहाँ पर पूछा गया है यदि पेशेंट को फीवर है, हेडेक है और न्यूशल रिजिडिटी प्रेजेंट है तो ये कौन सी डिसीज कंडीशन का कैरेक्टरिस्टिक फीचर हो सकता है। ऑप्शन नंबर ए इज अल्जाइमर्स डिसीज, ऑप्शन नंबर बी इज ब्रेन एब्सेस, ऑप्शन नंबर सी इज पार्किंसंस डिसीज एंड ऑप्शन नंबर डी इज मेनिंजाइटिस। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर डी मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस वाला जो पेशेंट रहता है उसमें जो है ये न्यूशल रिजिडिटी का सिम्टम हमें देखने को मिलता है। उसके बाद पूछा गया है मैक्वेन साइन इज। मैक्वेन साइन जो है वो कौन सी डिसीज कंडीशन में दिखाई देता है। ऑप्शन नंबर ए इज सेरिब्रल पाल्सी, ऑप्शन नंबर बी इज मेंटल रिटार्डेशन, ऑप्शन नंबर सी इज हाइड्रोसेफेलस एंड ऑप्शन नंबर डी इज मेनिंजाइटिस। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी हाइड्रोसेफेलस। मैक्वेन साइन जो है हाइड्रोसेफेलस वाले पेशेंट्स में देखने को मिलता है। मैक्वेन साइन में क्या होता है जैसे क्रैक्ड पॉट साउंड सुनाई देता है जब मटके के चटकने जैसे आवाज़ जो है सुनाई देती है और उसे मैक्वेन साइन कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है द आईवी फ्लूइड ऑफ चॉइस इन अ पेशेंट विथ सीवियर डिहाइड्रेशन। यहाँ पर पूछा गया सीवियर डिहाइड्रेशन वाला पेशेंट है तो उसमें आईवी फ्लूइड जो है कौन सा हम दे सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज 5% डेक्सट्रॉस, ऑप्शन नंबर बी इज डेक्सट्रॉस नॉर्मल सलाइन एंड ऑप्शन नंबर सी इज आईवी एल्ब्यूमिन एंड ऑप्शन नंबर डी इज रिंगर लैक्टेट। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर डी रिंगर लैक्टेट। आईवी फ्लूइड जो है रिंगर लैक्टेट जो है ये सीवियर डिहाइड्रेशन वाले पेशेंट को दिया जाता है। फिर उसके बाद पूछा गया है स्पाइनल एनेस्थीसिया इज गिवन एट। स्पाइनल एनेस्थीसिया जो है वो कौन से साइट पर दिया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज L1 to L2, ऑप्शन नंबर बी इज L2 to L3, ऑप्शन नंबर सी इज L3 to L4 एंड ऑप्शन नंबर डी इज L4 एंड L5। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर 3 L3 to L4 वर्टिब्रा के बीच में स्पाइनल एनेस्थीसिया दिया जाता है। उसके बाद पूछा गया है द रीज़न वाई लिपस्टिक एंड नेल पॉलिश इज रिमूव्ड बिफोर सर्जरी। यहाँ पर रीज़न पूछा गया है कि सर्जरी के पहले जो लिपस्टिक और नेल पॉलिश है वो पेशेंट का रिमूव क्यों किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज सर्जरी बिकम ईजियर, ताकि जो सर्जरी है वो ईजिली हो सके, या फिर ऑप्शन नंबर बी सर्जरी बिकम्स मोर सक्सेसफुल, सर्जरी को ज़्यादा सक्सेसफुल करने के लिए, या फिर ऑप्शन नंबर सी साइकोलॉजिकल बेनिफिट टू द पेशेंट, पेशेंट को साइकोलॉजिकल बेनिफिट मिलता है, या फिर ऑप्शन नंबर डी साइनोसिस इज चेक्ड, जिसके द्वारा साइनोसिस को चेक किया जाता है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर डी साइनोसिस इज चेक्ड। सर्जरी के टाइम पर जो लिपस्टिक और नेल पॉलिश रिमूव किया जाता है वो इसलिए रिमूव किया जाता है ताकि जो साइनोसिस है उसे चेक किया जा सके। साइनोसिस इट मीन्स कि ब्लूइश डिस्कलरेशन तो नहीं हो रहा है पेशेंट की बॉडी में, उसे चेक करने के लिए लिपस्टिक एंड नेल पॉलिश को रिमूव किया जाता है। उसके बाद पूछा गया है सॉल्यूशन यूज्ड फॉर ब्लैडर इरिगेशन ड्यूरिंग TURP इज। यहाँ पर पूछा गया है TURP इट मीन्स ट्रांस यूरेथ्रल रिसेक्शन ऑफ प्रोस्टेट।
जब ये प्रोसीजर परफॉर्म की जा रही हो तो ब्लैडर को इरिगेशन करते टाइम कौन से सॉल्यूशन को यूज़ किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए इज़ नॉर्मल सलाइन, ऑप्शन नंबर बी इज़ ग्लाइसिन, ऑप्शन नंबर सी इज़ रिंगर लैक्टेट एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ स्टेराइल वाटर। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी, ग्लाइसिन। TURP जो प्रोसीजर परफॉर्म की जाती है इस टाइम पर ब्लडर इरिगेशन करने के लिए ग्लाइसिन सॉल्यूशन को यूज़ किया जाता है। TURP जो प्रोसीजर है यहाँ पर देख सकते हैं, ट्रांस यूरेथ्रल रिसेक्शन ऑफ द प्रोस्टेट। इस प्रोसीजर में क्या किया जाता है? टिश्यू इज रिमूव्ड फ्रॉम द प्रोस्टेट यूजिंग अ रिसेक्टोस्कोप, अ थिन लाइट ट्यूब विथ अ कटिंग टूल एट द एंड इंसर्टेड थ्रू द यूरेथ्रा। इस जो प्रोसीजर है इसमें यूरेथ्रा के थ्रू एक ट्यूब इंसर्ट किया जाता है और जो भी डैमेज टिश्यूज़ रहते हैं उन्हें रिमूव किया जाता है प्रोस्टेट से। तो इस प्रोसीजर का जो पूरा नाम है ट्रांस यूरेथ्रल रिसेक्शन ऑफ प्रोस्टेट। के बाद न्यूट्रिशन एंड बायोकेमिस्ट्री के क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पे पूछा गया है द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी कॉजेज द डिसीज़। यहाँ पर पूछा गया है विटामिन डी की वजह से कौन सी विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से कौन सी डिसीज़ हो सकती है? ऑप्शन नंबर ए इज़ रिकेट्स, ऑप्शन नंबर बी इज़ बैरी, ऑप्शन नंबर सी इज़ ऑस्टियोपोरोसिस एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ पेलेग्रा। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए, रिकेट्स। विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से रिकेट्स डिसीज़ होती है। उसके बाद पूछा गया है प्रिवेंशन ऑफ फूड अडल्ट्रेशन एक्ट वाज इनेक्टेड बाय द इंडियन पार्लियामेंट इन द ईयर। यहाँ पर पूछा गया है कि फूड अडल्ट्रेशन को प्रिवेंट करने के लिए जो एक्ट चलाया जाता है वो इंडिया में कब लॉन्च किया गया था, कौन से ईयर में? ऑप्शन नंबर ए इज़ 1954, ऑप्शन नंबर बी इज़ 1977, ऑप्शन नंबर सी इज़ 1985 एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ 1997। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए, 1954। 1954 में जो है फूड अडल्ट्रेशन एक्ट जो है इसे लॉन्च किया गया था। उसके बाद पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ गुड कोलेस्ट्रॉल। इनमें से कौन सा जो कोलेस्ट्रॉल है उसे गुड कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए इज़ LDL, ऑप्शन नंबर बी इज़ VLDL, ऑप्शन नंबर सी इज़ HDL एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ साइक्लोमाइक्रॉन्स। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर सी, HDL, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन को गुड कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है। उसके बाद पूछा गया है अमंग दीज विच इज़ नॉट एसेंशियल अमीनो एसिड। यहाँ पर पूछा गया है इनमें से कौन सा अमीनो एसिड है जो कि एसेंशियल अमीनो एसिड में नहीं आता है? ऑप्शन नंबर ए इज़ थ्रियोनाइन, ऑप्शन नंबर बी इज़ आर्जिनाइन, ऑप्शन नंबर सी इज़ एलेनाइन एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ ट्रिप्टोफैन। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर सी, एलेनाइन। एलेनाइन जो है ये एसेंशियल अमीनो एसिड में नहीं आता है। यहाँ पर हम सारे अमीनो एसिड्स देख सकते हैं। एसेंशियल अमीनो एसिड्स में आ जाते हैं हिस्टिडीन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, लाइसिन, मेथियोनिन, फेनाइलएलेनिन, थ्रियोनाइन, ट्रिप्टोफैन एंड वेलाइन। ये सारे ही जो हैं एसेंशियल अमीनो एसिड्स में आ जाते हैं। एंड नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स में एलेनाइन, अर्जिनाइन, एस्पेरेजिन, एस्पेरेटिक एसिड, सिस्टीन, ग्लूटामिक एसिड, ग्लूटामिन, ग्लाइसिन एंड प्रोलिन, ये सभी जो हैं नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है विटामिन ई इज़ नोन एज। यहाँ पर पूछा गया है विटामिन ई को और क्या कहा जाता है?
ऑप्शन नंबर ए इज़ रेटिनोइक एसिड, ऑप्शन नंबर बी इज़ टोकोफेरॉल, ऑप्शन नंबर सी इज़ कैल्सीफेरॉल एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ पैंटोथेनिक एसिड। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी टोकोफेरॉल। विटामिन ई को जो है टोकोफेरॉल कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है प्रोलॉन्ग्ड यूज ऑफ केसरी दाल कैन लीड्स टू। यहाँ पर पूछा गया है यदि केसरी दाल का जो है लंबे समय तक यूज़ किया जाए तो इसकी वजह से कौन सी कंडीशन अराइज हो सकती है। ऑप्शन नंबर ए इज लैथरिज्म, ऑप्शन नंबर बी इज गैस्ट्रिक अपसेट, ऑप्शन नंबर सी इज गॉट एंड ऑप्शन नंबर डी इज ईजोफेजाइटिस। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए लैथरिज्म। लैथरिज्म डिसीज़ कंडीशन हो जाती है यदि केसरी दाल का प्रोलॉन्ग्ड यूज़ किया जाए। यहाँ पर देख सकते हैं लैथरिज्म इज़ अ क्रॉनिक टॉक्सिक न्यूट्रिशनल न्यूरोलॉजिकल डिसीज़। जो लैथरिज्म है ये एक न्यूरोलॉजिकल डिसीज़ कंडीशन है जो कि बहुत ज़्यादा एक्सेसिव टॉक्सिक न्यूट्रिशन की वजह से होती है। इसमें सिम्टम्स क्या मिलेंगे देखने को, वीकनेस, फटिग, पैरालिसिस ऑफ द लेग्स, लेग्स में जो है पैरालिसिस देखने को मिलेगा, एट्रॉफी ऑफ लेग मसल्स, जो लेग की मसल है उनमें एट्रॉफी या फिर स्केलेटल डिफॉर्मिटीज़ के सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो पेशेंट्स के जो पर्सन है यहाँ पर इसके लेग्स में जो है हमें डिफॉर्मिटी देखने को मिल रही है। उसके बाद पूछा गया है BMI ग्रेटर देन 30 इज कंसीडर्ड एज। यदि बॉडी मास इंडेक्स 30 से ज़्यादा हो तो उस कंडीशन में क्या कंडीशन हो सकती है। ऑप्शन नंबर ए इज़ ओवरवेट, ऑप्शन नंबर बी इज़ बुलीमिया, ऑप्शन नंबर सी इज़ ओबेस एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ स्टाउट। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर सी ओबेस। BMI यदि 30 से ज़्यादा हो तो उस कंडीशन में पेशेंट जो है वो ओबीस की कंडीशन में उसे रखते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं बॉडी मास इंडेक्स के अकॉर्डिंग जो है कैटेगरीज, यदि जो बॉडी मास इंडेक्स है वो 18.5 से उसके अंदर अंदर है तो पेशेंट जो भी पर्सन रहेगा उसे अंडर वेट कहेंगे। यदि 18.5 से 24.9 के बीच में है तो नॉर्मल कंडीशन, यदि 25 से 29.9 के बीच में है तो उसे ओवरवेट की कंडीशन में रखते हैं एंड 30 से लेके 34.9 के बीच में है तो ओबीस की कंडीशन रहेगी एंड यदि 35 से भी ज़्यादा है BMI तो एक्सट्रीमली ओबीस कंडीशन रहती है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है हाउ मैनी कैलोरीज आर देयर इन 1 ग्राम ऑफ फैट। 1 ग्राम ऑफ फैट में जो है कितने कैलोरीज रहती है। ऑप्शन नंबर ए इज़ 4, ऑप्शन नंबर बी इज़ 12, ऑप्शन नंबर सी इज़ 8 एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ 9। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर डी 9। 1 ग्राम ऑफ फैट में 9 कैलोरी रहती है। उसके बाद पूछा गया है ऑल ऑफ द फॉलोइंग इज रिच इन आयरन एक्सेप्ट। इसमें दिया गया है कि जो ऑप्शन दिए गए हैं ये सभी आयरन में रिच रहते हैं सिर्फ किसी एक को छोड़ के। ऑप्शन नंबर ए इज़ स्पाइनच, ऑप्शन नंबर बी इज़ फिश, ऑप्शन नंबर सी इज़ मिल्क एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ लीवर। यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर सी मिल्क है वो मिल्क में प्रेजेंट नहीं रहता है ज़्यादा अमाउंट में। स्पाइनच, फिश और लीवर जो है इसमें आयरन ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट रहता है। उसके बाद पूछा गया है डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन कॉजेज मेगालोब्लास्टिक अनीमिया। कौन से विटामिन की डेफिशिएंसी की वजह से मेगालोब्लास्टिक अनीमिया होता है। ऑप्शन नंबर ए इज़ फॉलिक एसिड, ऑप्शन नंबर बी इज़ नाइसिन, ऑप्शन नंबर सी इज़ आयरन एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ विटामिन ई।
तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए फॉलिक एसिड। फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी के कारण मेगालोब्लास्टिक अनीमिया होता है। उसके बाद पूछा गया है नेशनल न्यूट्रिशनल पॉलिसी फंक्शन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है नेशनल न्यूट्रिशनल पॉलिसी फंक्शंस अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ। यहाँ पर पूछा गया है जो नेशनल न्यूट्रिशनल पॉलिसी है कौन से डिपार्टमेंट में आती है। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए इज डिपार्टमेंट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। ऑप्शन नंबर बी इज डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। ऑप्शन नंबर सी इज होम अफेयर्स एंड ऑप्शन नंबर डी इज ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए डिपार्टमेंट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। डिपार्टमेंट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट है इनके द्वारा जो है नेशनल न्यूट्रिशनल पॉलिसी जो है ये दी गई है। उसके बाद क्वेश्चन में पूछा गया है स्कर्वी इज़ ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ। यहाँ पर पूछा गया है कि जो स्कर्वी है वो कौन से विटामिन की डेफिशिएंसी की वजह से होती है। ऑप्शन नंबर ए इज़ नायसिन। ऑप्शन नंबर बी इज़ थायमिन। ऑप्शन नंबर सी इज़ राइबोफ्लेविन एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ विटामिन सी। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर डी विटामिन सी। स्कर्वी डिसीज़ जो है ये विटामिन सी की डेफिशिएंसी की वजह से होती है। उसके बाद पूछा गया है पेलेग्रा इज़ ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ। यहाँ पर पूछा गया जो पेलेग्रा है वो कौन से विटामिन की डेफिशिएंसी से होता है। ऑप्शन नंबर ए इज़ नाइसिन। ऑप्शन नंबर बी इज़ थायमिन। ऑप्शन नंबर सी इज़ राइबोफ्लेविन एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ विटामिन B12। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए नाइसिन। पेलेग्रा जो है ये नाइसिन की डेफिशिएंसी की वजह से होता है। उसके बाद पूछा गया है डेली रिक्वायरमेंट ऑफ पायरिडॉक्सिन फॉर एन एडल्ट इज़। यहाँ पर पूछा गया जो पायरिडॉक्सिन है इसका डेली रिक्वायरमेंट एडल्ट पर्सन के लिए कितना रहता है। ऑप्शन नंबर ए इज़ 2 mg। ऑप्शन नंबर बी इज़ 10 mg। ऑप्शन नंबर सी इज़ 20 mg एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ 70 mg। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए 2 mg। जो पैरिडॉक्सिन है इसका डेली रिक्वायरमेंट एडल्ट पर्सन में 2 mg रहता है। उसके बाद पूछा गया है विटामिन B6 इज़ रिक्वायर्ड फॉर। विटामिन B6 जो है ये किस चीज़ के लिए रिक्वायर्ड रहता है। ऑप्शन नंबर ए इज़ कन्वर्शन ऑफ ग्लाइसिन टू सीरिन। ग्लाइसिन को सीरिन में कन्वर्ट करने के लिए। ऑप्शन नंबर बी इज़ प्रोडक्शन ऑफ गामा अमाइनो ब्यूटेरिक एसिड। गाबा का प्रोडक्शन करने के लिए। या फिर ऑप्शन नंबर सी प्रोडक्शन ऑफ ज़ैंथोयूरेनिक एसिड। या फिर ऑप्शन नंबर डी इज स्टेरिफिकेशन ऑफ पाल्मिटिक एसिड। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी प्रोडक्शन ऑफ गामा अमाइनो ब्यूटेरिक एसिड। गामा अमाइनो ब्यूटेरिक एसिड गाबा जो है एक प्रकार का न्यूरोट्रांसमीटर है और इसके प्रोडक्शन के लिए B6 जो विटामिन है ये रिक्वायर होता है। उसके बाद पूछा गया है डेली रिक्वायरमेंट ऑफ विटामिन B12 फॉर अ नॉर्मल हेल्दी एडल्ट इज़। यहाँ पर पूछा गया है विटामिन B12 का डेली रिक्वायरमेंट नॉर्मल हेल्दी एडल्ट के लिए कितना रहना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए इज़ 1 mg। ऑप्शन नंबर बी इज़ 100 mg। ऑप्शन नंबर सी इज़ 5 mg एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ 750 mg। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए 1 mg।
विटामिन B12 का जो नॉर्मल डेली रिक्वायरमेंट है वो एटलीस्ट 1 mg रहना चाहिए। उसके बाद पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड। यहाँ पर पूछा गया है जो ऑप्शंस दिए गए हैं ये जो आपस में कौन सा ऐसा पेयर है जो कि मैच नहीं करता है। जैसे विटामिन B6 की डेफिशिएंसी के कारण बेरी होता है, विटामिन B12 की डेफिशिएंसी के कारण परनीशियस अनीमिया होता है, विटामिन C की डेफिशिएंसी के कारण स्कर्वी होता है, या फिर विटामिन D के कारण ऑस्टियोपोरोसिस होता है। तो यहाँ पर जो कौन सा पेयर है जो कि इनकरेक्ट है, मैच नहीं कर रहा है, वो बताना है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए, विटामिन B6 की डेफिशिएंसी के कारण जो है बेरी डिसीज़ कंडीशन नहीं होता है। जो बेरी है ये विटामिन B1 की डेफिशिएंसी के कारण होता है, जिसे थायमिन भी कहा जाता है। तो आज के वीडियो में हमने नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं। यदि आप और क्वेश्चंस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर MPPEB ग्रुप 5 से रिलेटेड प्लेलिस्ट क्रिएट की हुई है, उसमें जाकर आप वीडियोस देख सकते हैं। और यदि आप MPPEB ग्रुप 5 के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की PDF परचेज़ करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, वहाँ पर कॉन्टैक्ट करके आप PDF परचेज़ कर सकते हैं। थैंक यू।